Hello students, again Ekta from Education Department of JSBG College, Sikandrabad. Today I will discuss about History of Educational Psychology. यह आपका चैप्टर 2 है, उससे रिलेटेड हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि शिक्षा की प्रक्रिया। यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि प्राचीनतम जो शिक्षा थी और जो शिक्षण व्यवस्था थी उसका जन्म भारत में ही हुआ था। प्राचीन जो जैन ग्रंथ हैं उनमें शिक्षा और मनोविज्ञान के अनेक ऐसे तत्वों के दर्शन होते हैं। ऐसे ही महाभारत है, महाभारत से तो आप सभी परिचित ही हैं। उसमें भी मानव के विकास को 10 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें भ्रूण, जन्म, शैशव, बाल्यकाल, लड़कपन, पूर्व किशोर्य, मध्य, बुढ़ापा और मृत्यु में विभक्त किया गया है। पुराणों और स्मृति और दर्शन में मनोविज्ञान पर आधारित अनेक शिक्षण विधियों का उल्लेख मिलता है। जो प्राचीन काल के आचार्य थे वो मानव के व्यवहार की जो भी समस्याएं होती थी उनसे पूर्ण परिचित होते थे और शिक्षा के द्वारा वे उन व्यवहारिक समस्याओं को हल करते थे। इसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन जो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की शुरुआत होती है वो ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा होती है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है डेमोक्रिटस का। डेमोक्रिटस पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में घरेलू शिक्षा के महत्व पर बल दिया था। इसके अलावा 5वीं शताब्दी में जो प्लेटो और अरस्तु थे उन्होंने शिक्षा की एक विशेष पद्धति का विकास किया था और उसमें मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के महत्व की भूमिका पर भी जोर दिया था। अगर हम प्लेटो की बात करें तो जो आदर्शवाद है वो प्लेटो के द्वारा ही उसका आरंभ माना जाता है, क्योंकि प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे विचार उन्होंने जो है वो इनको अपने दर्शन में स्थान दिया था और साथ ही साथ जो ज्ञान प्राप्ति के लिए स्रोत हैं उनके भी बारे में उसके वर्णन किया है। इसके अलावा जो कॉल सैनिक थे फिर उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान और शिक्षा का जो सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांत था उनमें से एक प्लेटो का सिद्धांत भी था। कॉल सैनिक के विपरीत जो स्किनर थे, स्किनर भी एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने भी प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु उनसे ही इसका आरंभ माना है। उनका कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति जो यूरोप में है वो पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोवेल ये तीनों दार्शनिक हैं। इन्हीं के कार्यों से हुई है जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। अरस्तु ने मस्तिष्क के संकाय सिद्धांत में विश्वास रखा और शिक्षा के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनकी उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा के लिए विभिन्न पहलू जैसे लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा, यानी कि जिसकी जैसी अभिरुचि हो उसी के अनुसार शिक्षा, चरित्र शिक्षा, शिक्षण की विविध विधियों आदि पर प्रकाश डाला है। बाद में उन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों को परिमार्जित करके उसे और उत्तम बनाने का कार्य किया। देन है डेकार्टे और रूसो, दोनों ने ही अरस्तु की विचारधारा का समर्थन किया था।
अरस्तु की जो आपको एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है आपका, उसमें आपको यथार्थवादी दर्शन देखने के लिए मिलता है। उन्हीं की देन माना जाता है, उन्हीं के विचारों से उसका आरंभ माना जाता है। इसमें रूसो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एमाइल, उसमें शिक्षा की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों की स्पष्ट भूमिका का वर्णन किया है। रूसो ने शिक्षा को मानव के विकास के नियमों पर आधारित होने की सिफारिश की है, यानी कि बच्चों का जो एज ग्रुप होता है उसी के अनुसार उनकी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। देन जॉन लॉक जो उस समय के एक प्रमुख अनुभववादी थे, उन्होंने अरस्तु के महत्वपूर्ण जो संकाय सिद्धांत था मस्तिष्क का, उसकी आलोचना की और उसको अवास्तविक बताया। इस आलोचना के बावजूद भी जो अरस्तु का संकाय सिद्धांत था उसका शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के एक नए सिद्धांत, जिसको शिक्षा में औपचारिक अनुशासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म हुआ। उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार कुछ खास कठिन विषय जैसे गणित, लैटिन, ग्रीक आदि को समझने में मस्तिष्क को काफ़ी प्रशिक्षित होने में सहायता मिली। देन इसके बाद आते हैं पेस्टोलॉजी भी एक जो थे वो एजुकेशनल फ़िलासफ़र माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं को जगाना और साथ साथ उन्हें बेहतरीन क्षमताओं को विकसित करना है जो व्यक्ति या बालक के अंदर छिपी हुई होती हैं। इन्होंने लॉ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास के नियमों और सीखने की विधियों का प्रतिपादन किया और साथ ही साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 18वीं शताब्दी में कुछ और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया, जिसमें जोहान हार्वर्ड और फ्रोवेल का नाम उल्लेखनीय है। जोहान हार्वर्ड और फ्रोवेल ने शिक्षा का एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया था जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था। हार्वर्ड ने शिक्षा में अभिरुचि और आत्मबोध जैसे तथ्यों पर विशेष महत्व दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि का विकास किया था, जिसका प्रयोग हम जब से लेकर आज तक करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो आयु होती है उसमें उस जो हार्वर्ड के द्वारा विकसित किंडरगार्टन विधि है उसके द्वारा आसानी से शिक्षा दी जा सकती है। इस विधि में बच्चों को शिक्षा देने में जो उसकी प्रारंभिक अनुभूतियाँ होती हैं, जिनको बच्चा घर पे रहकर ही महसूस करता है, उसी प्रकार का वातावरण स्कूल में प्रदान किया जा सकता है, उन पर महत्व उन्होंने प्रकाश डाला था। हार्वर्ड और फ्रोवेल दोनों ही दार्शनिकों ने जो अरस्तु का संकाय सिद्धांत था उसको स्वीकार नहीं किया। जो अब तक का मैंने पिछला आपको जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री है वो दार्शनिक जो फ़िलासफ़र थे उनके योगदान पर ही आधारित थी, क्योंकि ज़्यादातर वो एजुकेशनल फ़िलासफ़र ही थे। लेकिन इसके बाद जब एजुकेशन साइकोलॉजी और विकसित रूप में आई तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी अपना योगदान दिया, जिसमें सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं फ्रांसीसी गाल्टन की, जो 1880 के दशक में उन्होंने अपने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनसे शिक्षा मनोविज्ञान में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। गाल्टन ने व्यक्तिक विभिन्नता की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात कोई भी दो बच्चे
एक जैसे नहीं होते हैं। वो अपनी रुचि, अभियोग्यताओं सभी में डिफ़र करते हैं। जैसे रमा छमा 2 लड़कियां हैं। रमा को खेलना बहुत पसंद है, लेकिन पढ़ने लिखने में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं है, जबकि छमा का जो पढ़ाई है वो उस फील्ड में अच्छा करती है और उसको खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मुझे आलू खाना बहुत पसंद है और हो सकता है आपको आलू बिल्कुल भी ना पसंद हो। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिसमें दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। तो फ्रांसीसी गाल्टन ने अपना ध्यान इसी ओर आकर्षित किया और उन्होंने जो व्यक्तियों की मानसिक क्षमता का मापन है उस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। और गाल्टन ने ही सर्वप्रथम व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है उसको मापने के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का निर्माण किया। गाल्टन का मानना था कि व्यक्तियों की बुद्धि का मापन जो उनकी सेंसरी कैपेसिटी होती है उसी के आधार पर किया जाना चाहिए। जी स्टेनले हॉल ने क्वेश्चनायर के सहारे बच्चों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया और उन्होंने भी अपना और लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। और इससे पहले भी यानी कि जो जी स्टेनले हॉल थे और गाल्टन थे, उनसे पहले भी जेम्स और हेविंगहाउस जो थे वो इस प्रकार के अध्ययन कर चुके थे। विलियम जेम्स जो कि 1899 के दशक में आते हैं, उन्होंने अपनी जो भी रिसर्च शोध किए थे वो एक व्याख्यान की श्रृंखला में प्रकाशित किया था जिसका नाम था टॉक्स ऑफ टीचर्स। उसमें उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में वर्णन किया था। उनका मानना था कि बच्चों के सामने सीखने के लिए रखे गए पाठ का स्तर उनके ज्ञान के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन या मस्तिष्क पर अधिक जोर देकर उनका समाधान करने की क्षमता का विकास कर सकें। देन जॉन डेवी भी एक फ़िलासफ़र थे। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में भी उनका योगदान रहा है। इन्होंने प्रयोजनवाद को डेवलप किया था। इन्होंने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की थी। आप सोच रहे होंगे कि प्रयोगशाला का प्रयोग तो केवल विज्ञान में ही किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आज प्रयोगशाला का प्रयोग मनोवैज्ञानिक अपने परीक्षणों के लिए भी करते हैं और वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी उसका प्रयोग है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति का व्यवहार है, शिक्षार्थियों का व्यवहार है, वो क्यों, कैसे और कहाँ तक उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है उसके बारे में बात करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एक निष्क्रिय विद्यार्थी न मानकर सक्रिय विद्यार्थी मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी कार्य को सक्रिय ढंग से करके ही उत्तम ढंग से सीखते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को सिर्फ किसी शैक्षिक विषय का ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उनमें सोचने, समझने और वातावरण के साथ समायोजन करने का भाव भी पैदा होना चाहिए। उन्होंने बच्चों की एक विचारशील जो समस्या है उसके साधन बनने पर अधिक जोर दिया। जॉन डेवी ने सभी बच्चों को एक सुयोग्य शिक्षा देने पर बल दिया। उनका मानना था कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक समूह और प्रजातीय समूह के सभी लड़के और लड़कियों को जो सुयोग्य एजुकेशन है, जो कॉम्पिटेंट एजुकेशन है, उसको दी जानी चाहिए और यह शिक्षा जो है वो केवल धनी परिवार से आने वाले बच्चों तक ही सीमित ना हो। देन हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, जिसमें एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अल्फ्रेड बिने ने अपना 1905 में विने साइमन स्केल एक बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसके द्वारा उन्होंने बुद्धि को मापने का प्रयास किया और इनका परीक्षण काफ़ी सफल भी रहा।
और इन्होंने इस परीक्षण को 2 एज ग्रुप में बनाया था। देन जेम्स मैकक्लीन कैटल द्वारा व्यक्तिक विभिन्नता और मानसिक परीक्षणों के क्षेत्र में प्रयोग किया गया और शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया। देन थॉर्नडाइक जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और सीखने के नए नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने 1903 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो ट्रांसफ़र है, सीखने के जो हस्तांतरण है वो कैसे होता है, उससे एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जो लर्निंग का ट्रांसफ़र है वो किस आधार पर होता है और उन्होंने बताया कि यदि परिस्थितियों में समान तत्व होते हैं तो उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे जो व्यक्ति साइकिल चला लेता है उसे कार चलाने सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो वहाँ वो लर्निंग वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे ही तत्वों की जितनी संख्या अधिक होती है, घनात्मक हस्तांतरण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 नियम भी प्रतिपादित किए थे, 5 नहीं 2 प्रकार के, जिसमें से 3 मुख्य थे और 5 गौण थे। मुख्य नियमों में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम था और गौण नियमों में बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक सहचार्यता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और आंशिक क्रिया का नियम दिया था। इसके अलावा 1922 में थॉर्नडाइक ने अंकगणित के शिक्षण हेतु भी 7 नियमों का प्रतिपादन किया था जो शिक्षा मनोविज्ञान में आज भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। उन्होंने बिने ने जो बिने साइमन स्केल बनाया था उसे बुद्धि परीक्षण का विरोध किया और उसके स्थान पर एक नया बुद्धि परीक्षण बनाया जिसको कि सी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, CABD के नाम से जानते हैं। ये इन्होंने 1920 में डेवलप किया था बौद्धिक बुद्धि को मापने के लिए। इसको CABD इसलिए कहा जाता है, कॉम्प्लीटिशन अर्थमेटिक वोकैबुलरी एंड डायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान की आगामी उन्नति का चयन था, उसमें स्किनर का नाम भी काफ़ी का नाम भी शिक्षा मनोविज्ञान में जोड़ा जाता है क्योंकि उनका योगदान भी शिक्षा मनोविज्ञान के लिए वरदान साबित हुआ है। स्किनर के व्यवहार परक उपागम में बच्चों के अधिगम के लिए उत्तम अवस्थाओं की जो हैं उनकी पहचान करने का प्रयत्न किया गया है और इसीलिए उन्होंने 1950 के दशक में एक कार्यक्रमित अधिगम है उसको बनाया था जिसको इंग्लिश में लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और इसमें उन्होंने जो छात्रों की प्रत्येक उपलक्ष्य पर उन्हें पुनर्बलन भी प्रदान करने का प्रयास किया है और इन्हीं के आरंभिक प्रयासों के दौरान स्किनर ने एक टीचिंग मशीन का भी निर्माण किया था जो एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है और उत्तर देने पर छात्रों को पुनर्बलित करता है। जो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन था उसमें जो विषय वस्तु होती थी उसको छात्रों के समक्ष एक पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। छात्र जिन्हें पढ़कर उत्तर भी देते थे और साथ ही साथ उनको फीडबैक भी मिलता जाता था। लेकिन जो स्किनर का ये व्यवहार परक उपागम था वो शिक्षक वर्ग की बहुत सी आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति करने में असफल रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए बेंजामिन ब्लूम ने भी 1950 के दशक में जो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं
उनका एक वर्गीकरण तैयार किया जिसमें स्मरण, बोध, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि सभी को शामिल किया और इस बात पर जोर दिया कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में इन कौशलों का विकास कर सकें। और जो बेंजामिन की ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो आज भी एजुकेशन में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, बल्कि प्रत्येक जो अध्यापक है उसका प्रयोग करता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा विलियम जेम्स, जॉन डेवी ने जो अधिगम के कॉग्निटिव पहलू थे उन पर बल दिया और उनको फिर से पुनर्जीवित किया। इसके पश्चात जो संज्ञानात्मक, व्यवहार परक दोनों ही उपागम थे वो शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण माने जाने लगे थे, क्योंकि इससे पहले मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना निर्रिएक्शन था। कोई संज्ञानात्मक को उचित मानता था और कोई व्यवहार परक को उचित मानता था। मनोवैज्ञानिकों द्वारा छात्रों के सामाजिक सांवेगिक पहलुओं पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा था। 1950 के पश्चात से जो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ सीखने और सिखाने तक ही सीमित नहीं रह गया था, अपितु उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य मीन्स जो हमारा मन है वो भी हेल्थी होना चाहिए, उसका जो समायोजन है वो किस प्रकार उसको व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से समायोजित होकर अपने मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण कर सकता है, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बना सकता है। सामाजिक कुसमायोजन किस प्रकार होता है, जो मैल एडजस्टमेंट है वो किस तरह से विकसित होता है, उन पर भी शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना कार्य किया है। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला गाइडेंस, क्योंकि जब बच्चे एक एज ग्रुप में आ जाते हैं तो उनके सामने ये समस्या होती है कि वो कौन सा फील्ड चुने जिसमें कैरियर के बेहतर विकल्प होते हैं। तो इसी के लिए मनोवैज्ञानिकों ने ये सलाह दी है कि शिक्षा में शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, हर एक स्कूल और कॉलेज इनकी व्यवस्था करने का प्रयास करता है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी प्रयास बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बच्चों के विकास के लिए उचित हैं। और मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसी के साथ ही मेरी अपनी आज का जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।